डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान हम करते हैं और आपके सवालों का लाइव जवाब इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है। हेलो कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि आपकी खेती किसानी में परिवर्तन लाया जा सके, आपकी हो रही समस्याओं का समाधान किया जा सके, आपकी लागत को कम करके आपके मुनाफे को बढ़ाया जा सके। हेलो किसान के इस कार्यक्रम में आप दर्शकों की भूमिका बहुत अहम होती है, क्योंकि आप डायरेक्ट लाइव इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं और अपने सवाल पूछते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हेलो किसान कार्यक्रम की। और सबसे पहले हमेशा की तरह आज हम आज के विषय पर नजर डालेंगे कि आज हम कौन से दो विषय ऐसे महत्वपूर्ण लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं जिसके जुड़े हुए सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। पहला विषय रहेगा आज हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कैसे इस बीमा योजना का आप लाभ ले सकते हैं, कैसे आपको उसमें आमंत्रित करना है। बात करें ड्रैगन फ्रूट की खेती की, ये दूसरा विषय रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण फसल है, किस तरीके से आप इसमें जुड़कर इस खेती को अपनाकर, इस फसल को अपनाकर अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। इन दोनों विषय से जुड़े हुए आपके जो भी सवाल होंगे आप इस कार्यक्रम में पूछ सकते हैं। अब इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, 3 माध्यमों का इस्तेमाल करना है। पहला जो माध्यम है वो है हमारा टोल फ्री नंबर। टोल फ्री नंबर आप नोट कर लीजिए 1800-113060, 1800-113061। लेकिन फ़ोन करते समय 2 बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। पहला कि आपके टेलीविज़न की आवाज़ कम हो, दूसरा आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क स्थापित हो ताकि एक बेहतर संवाद को स्थापित किया जा सके और आपको जो समस्या हो रही है उसका समाधान किया जा सके। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8800-520-717। व्हाट्सअप करते समय 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जहां से आप अपना मैसेज कर रहे हैं, आप सवाल हमें भेज रहे हैं, उस जगह से अपना नाम सवाल के साथ लिखना ना भूलें। इसके अतिरिक्त आप हमारी ईमेल आईडी पे भी अपने सुझाव, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो ये बिना देर किए हुए इन 3 माध्यमों का इस्तेमाल कीजिए और दोनों विषय से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल है या आपके मन में कोई भी संशय है या किसी के बारे में भी आप जानकारी जानना चाहते हैं तो आप सीधा इस कार्यक्रम से जुड़िए, अपने सवाल पूछिए। अब वक्त हो गया है उन 2 खास मेहमानों से मिलने का जो इस कार्यक्रम की आन बान शान है और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ वंदना चावला जी हैं। मैम आपका बहुत स्वागत है। आप प्रबंधक पीआरओ भारतीय कृषि बीमा कंपनी नई दिल्ली से हैं। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर मोहिनी परमार जी हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। आप सहायक अध्यापक AKS यूनिवर्सिटी सतना मध्य प्रदेश से हैं। दोनों खास मेहमानों का स्टूडियो में स्वागत है और इन दोनों खास मेहमानों के अनुभवों को और जानकारी का आप बेहद सही तरीके से अनुभव ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आपको करना क्या है कि 3 माध्यमों का इस्तेमाल करके इस कार्यक्रम से जुड़ना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने विषय के बारे में वंदना मैडम से। वंदना जी, अगर हम बात करें कृषि के क्षेत्र में फसल बीमा के बारे में, अगर फसल बीमा ना हो तो किसान भाई को कितना नुकसान हो सकता है और इस नुकसान के इस दायरे की अगर हम बात करें तो फसल बीमा किस तरीके से किसानों को सुरक्षा प्रदान करता है और कितना महत्वपूर्ण है ये फसल बीमा लेना? जी पुलकित, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन है आपने पूछा है बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए किसान जो है ना उसके लिए फसल सिर्फ एक फसल या क्रॉप नहीं है, ये उसके लिए उसकी औलाद है। जैसे हम अपने बच्चों को बचपन से लेके बड़े होते तक पालते हैं, पालन पोषण करते हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारी औलाद हर आपत्ति से, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और बची रहे। बस उसी तरीके से ये देख लीजिए कि किसान के लिए जो उसकी फसल है जो कि सारा दिन खेत में रहती है, कोई कवर्ड एनवायरनमेंट नहीं है, कोई सेफ एनवायरनमेंट नहीं है, ये फसल ही तो है जो बचपन से लेकर जवानी तक या हार्वेस्टिंग के स्टेज तक बहुत सारी मौसमी विपत्तियों से जूझती है, जैसे कि जल भराव, ओलावृष्टि, नेचुरल फायर या जैसे प्राकृतिक तौर से गर्मी की वजह से आग लग जानी, जी हाँ, बीमारियां लग जाती हैं, पेस्ट एंड डिसीजेस का है, कई बार फ्लड्स से जूझना पड़ता है, कई बार ये बिल्कुल ड्रॉट से जूझना पड़ता है जहाँ बारिश की एक बूंद नहीं आती। तो ऐसे सिचुएशंस में हर किसान के लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि अपनी फसल को सुरक्षित करे और फसल की सुरक्षा के लिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बढ़िया कोई योजना नहीं है आज की डेट में, क्योंकि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च
लॉन्च हुई है 2016 से। 2020 में एक बार संशोधित भी किया गया। अब 2023 के बाद भी हम एक संशोधन जल्द से जल्द ला रहे हैं, जो है कृषि मंत्रालय, जो समय समय पर स्कीम में जो भी लिमिटेशंस हैं उसको दूर करने के लिए। बिल्कुल। अब 2020 में जो गाइडलाइंस आई थी, संशोधन आए थे, उसमें लोकलाइज्ड क्लेम्स में ना, लोकलाइज्ड विपत्तियों में, पेरिल्स में पहले 3 तरह के होते थे। इनंडेशन यानी कि जल भराव, लैंडस्लाइड जैसे कि भूस्खलन, और हेल स्टॉर्म ओलावृष्टि। पर इसमें 2 और लोकलाइज्ड पेरिल जो है ऐड कर दी गई है, जो कि क्लाउड बर्स्ट, बादल का फट जाना, और दूसरा है हमारा नेचुरल फायर यानी कि प्राकृतिक तौर से जो आग लगती है उससे जो नुकसान होता है वो भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं। सो मुझे लगता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर सुरक्षा लेना समझदारी का काम है। जैसे हम अपने जीवन की सुरक्षा लेते हैं, हम अपनी मोटर गाड़ियों की सुरक्षा लेते हैं, उसी तरीके से जो हमारी फसलें हैं ये भी एक एक्सपोजर होता है इनको। दे आर एक्सपोज्ड टू द नेचुरल कैलेमिटीज जिनको वो झेल नहीं पाते हैं, जैसे कि कीड़ा लगना, आग, और जैसे हमने पहले बात बताई। तो ये सारे पेरिल्स या ये सारी क्षतियों के अगेंस्ट अगर हम सुरक्षा चाहते हैं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही कम दाम में, यानी कि या यूं कहें तो बहुत कुछ प्रतिशत प्रीमियम, खरीफ की फसलों के लिए 2%, रबी की फसलों के लिए 1.5% जी, ये प्रीमियम दर पे, बहुत ही कम दरों पे किसान भाइयों को इसका लाभ मिल जाता है। तो हमेशा हम ये तो गुजारिश करेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जहाँ जहाँ भी है सारे किसान भाई उसका लाभ उठाएं। जी। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत सहायक है, और जिस तरीके से वंदना जी ने बताया कि पूरी मेहनत किसान भाई करते हैं और पूरे देश का पेट पालते हैं और अपने बच्चों की तरह अपनी फसलों को पालते हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा करना भी, किसी भी आपदा से उनको संभाले रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसी दिशा में हमारी सरकार कदम कदम पर हमारे किसानों के लिए ऐसे कदम उठाती रहती है, ऐसे फैसले लेकर आती है जिससे हमारे किसान भाई और समृद्ध हों, मजबूत हों, विकासशील हो, जिससे हमारा देश भी आगे बढ़ता है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में और जानकारियां मैडम से लेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया इस विषय से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट देखने का। तो आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। हमारी खेती काफी हद तक मानसूनी बारिश पर निर्भर करती है। कई बार अधिक बरसात, बाढ़ किसानों की दिन रात की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। इन सब का सीधा असर फसलों की बुआई और पैदावार पर पड़ता है। किसानों की इसी चिंता को खत्म करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY को साल 2016 से पूरे देश में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। ये योजना अब बीमाकृत किसानों की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाली फसल हानि या क्षति से सुरक्षा मिलती है। बीमा योजना विशेष रूप से प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की आय को स्थिर करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने सहित अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर रही है। इस योजना के दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार किसान का प्रीमियम हिस्सा खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए 5% है। कुछ राज्यों ने प्रीमियम में किसानों के हिस्से में छूट दी है, जिससे किसानों पर बोझ बहुत कम हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कारण योजना के तहत कवरेज साल दर साल बढ़ रही है और किसान बैंकों से ऋण लेने के बजाय स्वेच्छा से इस योजना की सदस्यता ले रहे हैं। सरकार ने योजना के तहत कार्यान्वयन और कवरेज में सुधार के लिए विभिन्न उपाय भी किए हैं। सभी हितधारकों की साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और व्यक्तिगत बैठकों के साथ साथ राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलनों के माध्यम से दावों के समय पर निपटान सहित बीमा कंपनियों के कामकाज की नियमित निगरानी भी की जा रही है। तो
तो चलिए, एक बानगी हमने देखी कि किस तरीके से फसल बीमा योजना के अंदर क्या कुछ संभावनाएं हैं, कैसे आप इससे जुड़ सकते हैं, इसको और विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले अपने दूसरे विषय की ओर रुख करते हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती, मोहिनी जी का रुख करते हैं। मोहिनी जी, अगर हम बात करें ड्रैगन फ्रूट की खेती, हमारे देश के अंदर ड्रैगन फ्रूट की फ़िलहाल क्या स्थिति है? कितने किसान इस फ्रूट की खेती कर पा रहे हैं? कितने किसान इसके बारे में जागरूक हैं? और ड्रैगन फ्रूट की खेती कोई किसान भाई अपनाता है तो कितना लाभ इसके अंदर, इस सेक्टर के अंदर देखने को मिल सकता है? जी, ड्रैगन फ्रूट ये एक तो सबसे पहले ये एक विदेशी फल है और इसकी जो साइंटिफिक नेम है वो हाइलोसेरेसस स्पीसीज़ है। भारत में इस फल को कमलम के नाम से जाना जाता है, जो गुजरात सरकार ने 2021 में इसका नाम कमलम रखा था। और ये ड्रैगन फ्रूट जो है वो पौष्टिक गुणों से भरपूर है। इसमें भरपूर मात्रा में पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। इसमें विटामिन सी जो है, एस्कॉर्बिक एसिड 4 से 10 मिलीग्राम पर 100 ग्राम के हिसाब से पाया जाता है। इसमें प्रोटीन 1 से 1.5% तक प्रोटीन पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड, फाइबर और फैट जो है 0 से 0.2% तक इसमें फैट पाया जाता है। और ये फल जो है किसान की आमदनी को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पे आप इसके फल को लगाएंगे तो आपको अत्यधिक उत्पादन प्राप्त होगा। कम समय में आपको इस फल से अत्यधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ये फल जो है 4 प्रकार की इसकी स्पीसीज़ पाई जाती हैं। एक तो सफ़ेद गूदा, लाल छिलका सफ़ेद गूदा और लाल छिलका लाल गूदा। और लाल छिलका जो सफ़ेद गूदे वाला फल है, ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फल है। इसमें जो हमारी ब्लड शुगर जो है वो उसको कंट्रोल करता है। और जो लाल छिलका लाल गूदे वाला फल है, ये हमारे शरीर की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ करता है, जिससे कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और तो कुछ ड्रैगन फ्रूट से जुड़ी हुई कुछ खास बातें डॉक्टर मोहिनी जी ने हमें बताई हैं। और इस खेती से जैसे कि बताया गया कि किसानों को लाभ हो सकता है, किसानों की आय बढ़ सकती है। अब इसकी खेती की प्रक्रिया क्या है, इसमें क्या कुछ हो सकता है, इसको भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले इस विषय से एक जुड़ी हुई रिपोर्ट आइए देख लेते हैं। ड्रैगन फ्रूट को कमलम भी कहा जाता है। भारत में ड्रैगन फ्रूट की खेती तेजी से बढ़ रही है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मिजोरम और नागालैंड के किसान इसकी खेती शुरू कर चुके हैं। वैसे तो ड्रैगन फ्रूट को किसी भी मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। ड्रैगन फ्रूट की खेती का तरीका भी थोड़ा अलग है। सबसे पहले गड्ढे खोदकर खास तरह से बने कंक्रीट के खंभे गाड़े जाते हैं। 2 खंभों के बीच की दूरी 2 मीटर यानी करीब 5 हाथ होनी चाहिए। उसके बाद मिट्टी चढ़ाकर हर खंभे के इर्द गिर्द 4 पौधे रोप दिए जाते हैं। रोपाई के समय ही हल्का पानी दे दिया जाता है। फिर टपक सिंचाई पद्धति से इसमें जरूरत के हिसाब से समय समय पर सिंचाई की जाती है। दरअसल ड्रैगन फ्रूट के पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। ज्यादा पानी और जड़ के पास पानी इकट्ठा होने से ड्रैगन फ्रूट की फसल खराब हो सकती है। इसलिए खेतों में जल निकासी की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। इसमें हर महीने गोबर या रासायनिक खाद डालना अच्छा रहता है। जब भी खरपतवार उगाएं तो उसे हटाते रहें। कुछ दिन बाद इसकी जड़ें खंभों को पकड़ने लगती है और 8 महीने में पौधे खंभों के बराबर हो जाते हैं। रोपाई के 16 महीने बाद पौधों पर छोटे छोटे उभार बनने लगते हैं। यही उभार पहले कलियों का रूप लेते हैं और फिर फल का। रोपाई के 18 महीने बाद जब फल पूरी तरह से गुलाबी हो जाता है तो इनकी तुड़ाई कर ली जाती है। तुड़ाई के बाद बाजार में ड्रैगन फ्रूट की अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। तो इस रिपोर्ट के ज़रिए हमने ड्रैगन फ्रूट की खेती के कुछ खास अंश और कुछ खास बारीकियां समझने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं, फिर से वंदना जी का रुख करते हैं। वंदना मैम, हम बात कर रहे थे फसल बीमा योजना के बारे में और अपने किसान भाइयों की फसलों को या फिर ये कहें कि उनकी बैकबोन को और मजबूत करने की। रबी का मौसम आने जा रहा है
और किसान भाइयों ने फसलें लगानी शुरू भी कर दी हैं, कई फसलों की बुआई भी हो चुकी है। रबी के मौसम की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी फसलों का बीमा इस समय कराया जा सकता है, और बीमा कराने की प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए? क्या फसल लगाने के बाद होती है, फसल लगाने से पहले होती है? क्या किस्मों का भी इसमें कुछ रोल रहता है? थोड़ी सी जानकारी इस पर डालिए। जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जैसे आपने कहा रबी का मौसम आने जा रहा है, और रबी आपको पता है ठंड का या पाले का मौसम बोला जाता है। सो आपने ये कहा कौन कौन सी फसलें इसमें कवर होती हैं, तो देखिए हमारा जो देश है, हर देश में, हर प्रदेश में, हर राज्य में अलग अलग फसलें जो हैं उगाई जाती हैं वहाँ के मौसम और मिट्टी के हिसाब से। सो बहुत सारी फसलें जैसे कि चना है, सरसों है, ये सारी रबी की फसलें मानी जाती है, गेहूँ है, ये सारी रबी की फसलें मानी जाती हैं। और जिस भी स्टेट में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार, एक अधिसूचना जारी करती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उपलक्ष्य में। तो जो जो फसलें राज्य सरकार कवर करती है अपनी अधिसूचना में, उसी का ही बीमा लिया जा सकता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। जी। इसको कवर करने की या एनरोलमेंट करने की जो जानकारी है वो विस्तृत रूप से अवेलेबल है हमारी वेबसाइट्स पे, जो कि कृषि मंत्रालय की वेबसाइट है जिसका नाम है pmfby.gov.in। यहाँ पे हॉलिस्टिक और 360 डिग्री, जिसको कहते हैं ना, चारों तरफ की इंफॉर्मेशन और गाइडलाइंस अवेलेबल हैं। वहाँ एक पोर्टल है फार्मर्स कॉर्नर करके, वहाँ पे किसान जा सकता है, लॉगिन कर सकता है अपने मोबाइल OTP के द्वारा। जो भी वो राज्य से संबंध रखता है या जिस राज्य का वो है, वो राज्य चूज़ कर सकता है। उस राज्य को चूज़ करने के बाद लंबी लिस्ट आ जाएगी, एक राशि आ जाएगी जिसमें उनके फसलों के नाम हैं, एरिया का नाम है, कौन से विलेज में है, कौन से ब्लॉक में है, कौन से तालुका में, कौन से ज़िले में है। अपना ज़िला, ब्लॉक और गांव चुनकर भी जो जो फसलें वहां पे अधिसूचित हैं वहां जाके उनका बीमा सुनिश्चित करा सकते हैं ये। जी, तो इस तरीके से फसल बीमा योजना के अंदर अगर आपको ये संशय है कि हम कहाँ से आवेदन करें, कहाँ से जानकारी एकत्रित करें, वंदना जी ने आपकी समस्या का समाधान किया है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेंगे, लेकिन उससे पहले फिर से यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ, कार्यक्रम हेलो किसान देखते रहें। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो किसान, और इसी के साथ एक दर्शक हैं हमारे साथ जो फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा है बाराबंकी से। सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है,
तो इसमें जो दैविक आपदाएं होते हैं, आंधी है, तूफान है, पानी है, सूखा है, बाढ़ है, आकाशीय बिजली है, इसके अलावा जो नुकसान हो जाते हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने जो ये जो हमारे छुट्टे जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, किसी व्यक्ति जो है अपने खेत में कुछ किया, हमारे खेत में नुकसान हो गया, ऐसे जो नुकसान होते हैं, क्या उससे भी हमें फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा? जी नंद स्वरूप जी, आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये बाकी किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण है। रुक करते हैं वंदना जी का। वंदना जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल दर्शक ने किया है कि इनकी फसल का जो इन्होंने प्राकृतिक आपदाएं बताई, साथ ही साथ जानवरों से जो फसल की नुकसान होती है, क्या उसमें भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कवर करता है? जी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो है नंद स्वरूप मिश्रा जी का। नंद स्वरूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना ज़रूरी सवाल पूछने के लिए। मुझे लगता है आपका यह सवाल बाकी किसानों भाइयों को भी बहुत मदद करेगा। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जैसे लोकलाइज्ड पेरिल्स, जैसे मैंने बताया था पहले, प्राकृतिक तौर से आग लगना गर्मी की वजह से, जल भराव हो जाना, बादल का फटना आदि, उसमें एक अटैक ड्यू टू वाइल्ड एनिमल्स या डैमेज बाय अटैक ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जंगली जानवरों का या जानवरों के हमले से जो नुकसान हो जाना। हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जब ये बनाई गई थी 2020 में जो संशोधन हुआ, उसमें इस प्रावधान को लेने का एक प्लानिंग तो चल रही है, पर अभी तक ना इसको सुचारू रूप से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। 2023 का जो संशोधन अभी चल रहा है उसमें इसी टॉपिक पे चर्चा जारी है और बहुत जल्द ही सरकार अपने किसी फैसले पे पहुंचेगी इस अटैक को लेके। ये जो आपने जताई है कंसर्न या वरी जताई है, जो ये चिंता जताई है, इस चिंता का आभास है सरकार को। और इस कवर की को डिटेल में कैसे किया जाए, क्या इसका प्रीमियम होना चाहिए, किस के दौरान या किसके द्वारा ये कवर होना चाहिए, इसका दावा भुगतान किस तरह से किया जाना चाहिए, ये सारी प्रणाली जो है अभी प्लानिंग प्रोसेस में है और मैं उम्मीद करती हूँ जल्द से जल्द सरकार इस कवर को भी हमारी स्कीम में ज़रूर लाएगी। जी धन्यवाद। नंद स्वरूप जी, आपकी समस्या का समाधान कर दिया गया है और 2023 में संशोधन होंगे इस फसल बीमा योजना के अंदर। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार हमारे किसानों की इन चिंता को अपने इस फसल बीमा योजना में शामिल करे और हमारे किसान भाइयों को समस्या का समाधान करे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक दर्शक हैं अनुज हैं चंपारण बिहार से, उनका रुख कर लेते हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते सर। कह रहे हैं कि ड्रैगन फ्रूट पर क्या सरकार कुछ सब्सिडी देती है, बीज कहाँ से देती है सरकार, इस पर कोई हमको थोड़ा जानकारी चाहिए। जी अनुज जी, आपका सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। रुक करते हैं मोहिनी जी का। मोहिनी जी, क्या सरकार के द्वारा कोई इस तरह का प्रोत्साहन प्रोग्राम चलाया जाता है या कोई सब्सिडी है, बीज कहाँ से ले किसान भाइयों की समस्या है? जी, ड्रैगन फ्रूट के लिए हरियाणा सरकार भी एक सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। किसानों को 1.2 लाख रुपीस पर एकड़ के हिसाब से इन्हें सब्सिडी हमारे किसानों को सरकार प्रोवाइड कराती है। ये सब्सिडी आप गवर्नमेंट कोर्ट उसमें जाके आप इसको पता कर सकते हैं। 1.2 लाख की सब्सिडी मिलती है। इसमें 30,000 रुपीज़ जो हैं वो आपको प्लांटेशन के लिए दिया जाता है और 70,000 रुपीज़ जो है वो आपको उसके सपोर्ट में, इस पर कंक्रीट के खंभे यूज़ होते हैं, इसके लिए सब्सिडी 70,000 रुपीज़ जो है वो उसके लिए प्रोवाइड कराती है। और आप इसके प्लांटेशन के लिए आपको जो मटेरियल चाहिए, प्लांटिंग मटेरियल, वो आप अपने लोकल नर्सरी से या फिर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से वहाँ से आप उसकी प्लांट्स को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लांट सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका प्लांट जो है वो हेल्दी होना चाहिए और ट्रीटेड होना चाहिए फंजीसाइड से। मोहिनी जी, हम ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे दर्शक हमारे बिहार चंपारण से हैं, तो बिहार से जो दर्शक हमें देख रहे हैं, बिहार से जो किसान हमें भाई में देख रहे हैं, बिहार में क्या ड्रैगन फ्रूट की खेती संभव है और बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कहाँ ड्रैगन फ्रूट का जो सीड है या फिर उसके बीज की बात करें, कहाँ से मिल सकता है वो? जी, बिहार में भी सब्सिडी किसानों को प्रोवाइड कराई जा रही है। बिहार में 40% तक सब्सिडी प्रोवाइड कराई जा रही है। अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सब्सिडीज जो है वो भारत सरकार के द्वारा किसानों को प्रोवाइड कराई जा रही है। बीज जो है आप अपने निजी कृषि विज्ञान केंद्र या निजी नर्सरी से आप अपना जो है इसकी लगाने के लिए आप इसकी कटिंग्स का यूज़ किया जाता है। हम इसकी स्टेम कटिंग्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। जी, वहीं जी आगे भी बढ़ते हैं और कुछ और एक सवाल हैं दर्शकों के जो हम आपसे पूछना चाहेंगे। अगर हम बात करें ड्रैगन फ्रूट की खेती की, शुरुआती तौर पर सबसे महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं, महत्वपूर्ण कदम कौन से हैं जो किसान भाई इस क्षेत्र में नए हैं, अगर वो ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआत में कितना खर्चा आएगा, जगह का चुनाव कैसे करें, सीड्स के बारे में आपने बताया कि सीड ऐसे लें और सीड की प्रामाणिकता कौन सी होनी चाहिए कि ये सीड बिल्कुल सही है, जैसे आपने बताया कि ट्रीटेड सीड होना चाहिए, तो उसकी पहचान कैसे होनी चाहिए कि ये ट्रीटेड है कि नहीं है, और किसान भाई अपने क्षेत्र में
कौन सी किस्म का चुनाव करें, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। जी, शुरुआती अवस्था में सबसे पहले जब हम ड्रैगन फ्रूट को लगाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो है हमें ध्यान रखनी होगी जगह का चुनाव। हमें ऐसी जगह को चुनना है, ऐसी भूमि पे ड्रैगन फ्रूट की खेती करनी है जहाँ पे जल भराव बिल्कुल ना हो, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट जो है वो एक कैक्टस फैमिली का पौधा है। इसे बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता नहीं होती है। हर प्रकार के मौसम में इसको लगाया जा सकता है। लेकिन अगर हम एक एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है इसके लिए उपयुक्त होता है, जबकि ड्रैगन फ्रूट जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक भी अपने आप को टॉलरेट कर सकता है। अब अगर इसको हमें लगाना है तो सबसे पहले हमें गड्ढों को तैयार करना होगा। मई के माह में हम गड्ढे तैयार करेंगे। गड्ढों का जो साइज़ होगा वो 50 सेंटीमीटर क्यूब होगा, 50 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा और गहरा होगा। हम मई माह में गड्ढे इसलिए तैयार करेंगे ताकि सूरज की तेज़ रोशनी की वजह से ज़मीन में उपस्थित जो कीट हैं और जो खरपतवार के बीज हैं वो नष्ट हो जाएं। इसके पश्चात हम अपने जो लोकल नर्सरीज़ हैं या रिसर्च स्टेशंस हैं वहाँ से हम इसकी कटिंग्स को लेंगे। ड्रैगन फ्रूट का कल्टीवेशन जो है वो है उनकी कटिंग्स के द्वारा, कलम के द्वारा इसका किया जाता है। जब हम कटिंग्स लेंगे, कटिंग की जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कटिंग्स लेने के बाद इसको हम किसी भी सिस्टमिक फंजीसाइड जैसे कि आपका थायरम हो गया, इस 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसको हम उपचारित करेंगे और इसको हम लगाएंगे। इसको लगाने का समय जो होगा आपका जुलाई से अगस्त का होगा। जुलाई से अगस्त ये आपका मानसून का समय होता है। इस समय पे आप इसको लगा सकते हैं। लगाने के 15 से 18 माह बाद ही इसमें जो फ्रूटिंग वो है स्टार्ट हो जाती है। और फर्स्ट ईयर आपको इससे लो प्रोडक्शन मिलेगा, कम प्रोडक्शन मिलेगा, लेकिन औसतन उपज जो है वो आपको 2 साल बाद ही प्राप्त होने लगेगी। जो कि हम और जो फल वाली फसलें लगाते हैं उसमें हमें 4 से 5-6 साल तक का टाइम लगता है, लेकिन ड्रैगन फ्रूट में आप कम समय में ही आप उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो 2 साल में ही अगर उत्पादन देखा जाए मोहिनी जी, तो कुल मिलाकर आपको ये एहतियात बरतने चाहिए और इस तरीके से अपनी खेती की शुरुआत करें ड्रैगन फ्रूट के क्षेत्र में, तो आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुक लेते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक का है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये बीच में काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ तो पर्यावरण तो खराब करेगा, ये हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का दाना जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो जाए। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से वंदना जी का रुख करते हैं। वंदना जी, हमारे दर्शक हैं जो व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल को हम तक पहुंचा रहे हैं। उनका सवाल है कि मशरूम कल्टीवेशन क्या पीएम फसल बीमा योजना में कवर किया जा सकता है, और करते हैं तो कैसे करें, किस अवस्था में करें, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। जी,
मशरूम जैसा कि आपने बताया, ये इसको ना जब पनपने के लिए या किसी स्टेज तक पहुंचने के लिए इसको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वही क्रॉप्स या वही फसलें होती हैं जो नेचुरल एनवायरनमेंट में होती हैं, क्योंकि ये मौसमी विपत्तियों के अगेंस्ट है। जहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में चीज़ें लगती हैं तो वहाँ तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कभी भी लागू नहीं होती। हाँ, जैसे कि मान लीजिए केले का पौधा है, उसको भी नर्सरी में एक सैपलिंग बनानी पड़ती है, तो जब तक कि वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है तब तक वो इंश्योरेंस के लिए नहीं है अप्रोप्रिएट। और जब वो जो सैपलिंग है, जब वो पनीरी है खेत में लगा दी गई या ज़मीन में लगा दी गई, उसके बाद जो नेचुरल कैलेमिटीज़ या मौसमी विपत्तियाँ या नेचुरल पेरिल्स उसको अगर अफेक्ट करेंगे या प्रभावित करेंगे, हाँ, वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कवर हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता मशरूम की खेती है सच, क्योंकि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जब तक चीज़ें रहती हैं वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के एम्बिट के अंदर नहीं आती हैं। जी, तो वंदना जी, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल फिर ये भी निकल कर आता है कि जो पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में जो फसलें उगती हैं या सदाबहार मासी सब्जियां हम जो लेते हैं, बिन मौसम सब्जियां भी खेती करते हैं, क्या उनको भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल नहीं किया जाता है? अभी तक नहीं शामिल किया जाता है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कुछ और आयामों के बारे में। जैसे हमने पहले भी आपसे पूछा कि फसलों की क्या किस्मों का भी असर होता है क्या इसमें, कि कौन से किस्म का आप आवेदन कर सकते हैं, कौन से किस्मों का नहीं कर सकते हैं? वंदना जी, किस्मों के थोड़ा सा अगर मुझे विस्तार से बताएंगे तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगी। जैसे किसी फसल का हमने चुनाव किया, उस फसल में हर क्षेत्र के अनुसार अलग अलग किस्में होती हैं, किस क्षेत्र के लिए ये प्रजाति उचित है, इस क्षेत्र के लिए प्रजाति उचित नहीं है। तो क्या जब हम आवेदन करते हैं तो उसमें ये भी पूछा जाता है कि आपकी फसल की प्रजाति कौन सी है, उसके अनुसार अनुदान मिलता है, प्रीमियम होता है? जी हाँ, जैसा मैंने आपको बताया पहले कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट जो है, राज्य सरकार अधिसूचित करती है। अब कुछ फसलें होती हैं वो इरिगेटेड कैटेगरी में आती हैं और अनइरिगेटेड कैटेगरी में भी आती हैं। तो ये प्रत्यक्ष तौर से लिखा जाता है कि अगर ये फसल का नाम है फसल एक्स, इरिगेटेड या अनइरिगेटेड, अकॉर्डिंगली उसका जो बीमित राशि है वो भी अलग रहती है, अकॉर्डिंगली प्रीमियम की मात्रा भी अलग रहती है। पर चूंकि मैंने आपको बताया, सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंडर एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो की है वो है रेगुलेशन ऑफ प्रीमियम रेट्स, यानी कि खरीफ की किसी भी फूड या ऑयल क्रॉप के लिए 2% से ऊपर किसान को कभी भी प्रीमियम नहीं देना होता। अगर हमारा प्रीमियम रेट मान लीजिए 8% आ गया है तो 2% ही किसान देगा, बाकी 6% प्रीमियम रेट जो है वो अनुदान दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो किस प्रकार की या किस कैटेगरी की फसल हम कवर कर रहे हैं वो वही करेंगे जो हमारी राज्य सरकार अपनी अधिसूचना में मेंशन करेगी। जी, एक दर्शक हैं, उनका रुख कर लेते हैं। किशन सिंह हैं पलवल हरियाणा से, फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, रुख कर लेते हैं। किशन जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। सर जी, मैंने रिश्तेदार ने यहाँ यूपी में जमीन ले रखी और मैं खेती कर रहा हूँ जमीन की जी, और वहाँ को कोई मुआवजा ना मिले जी। आपने कौन सी फसल लगा रखी है? मैंने प्याज 14 लगा रखे हो जी, धान वहाँ में कछ भी ना बैठे हो जी, और कोई बीमा हो। तो क्या आपने फसल बीमा ले रखा है? फसल बीमा जी मने कर दीजिए, बस कोई वो ना आ रहा हो जी प्राइवेट में। जी किशन जी, आपने तो पहली बात तो कोई फसल बीमा ले नहीं रखा तो आपको मुआवजा मिलेगा नहीं। अगर इसमें कुछ और हो सकता है तो हम जान लेते हैं वंदना जी से। वंदना जी, इनकी इस तरह के सवाल कई बार आ जाते हैं कि बिना किसी फसल बीमा के भी किसानों को मुआवजा चाहिए। देखिए, बीमा जो होता है ना, बीमा अगर आपने कराया होगा तभी आपको मुआवजा मिल पाएगा। किशन कुमार जी, अगर आप मान लीजिए आपने अपने जीवन बीमा ही नहीं कराया है, लाइफ इंश्योरेंस ही नहीं लिया है, फिर उसके मुआवजा नहीं आप मांग सकते ना। और वैसे अगर आपको बीमा कराना हो या अधिक जानकारी चाहिए कि आपके क्षेत्र में कौन सी स्कीम लागू है, कौन सी फसलों के लिए बीमा लागू है, तो कृषि रक्षक पोर्टल है, किसान रक्षक कृषि रक्षक पोर्टल जिसका नंबर है 14447। इस पोर्टल से आप कोई भी जानकारी जान सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर कि कौन सी फसलें किस किस क्षेत्र में कवर्ड हैं
और क्या उनका प्रीमियम दर है, क्या उनकी बीमित राशि है। और अगर आपने पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर बीमा कराया है, अगर कोई ग्रेवेंस है, कुछ सहायता चाहिए, किसी तरीके की कंप्लेंट का निवारण चाहते हैं, तो ये एक नंबर है 14447, जो कि कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन का नंबर है। वहां आप विस्तार में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपनी फसलों के बीमा के रिगार्डिंग और PMFBY की बाकी और चीज़ों के रिगार्डिंग। जी, तो कृष्ण जी, आप इस नंबर का इस्तेमाल करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, मोहिनी जी का रुख कर लेते हैं। मोहिनी जी, आप अब बात करते हैं अपनी ड्रैगन फ्रूट की खेती में आगे के जो पायदान हैं उनके बारे में। हमने फसल लगा ली, अब बात करते हैं फसल की देखभाल, बढ़वार और उसके अंदर उपयोग होने वाले जो उर्वरक होते हैं। क्या ड्रैगन फ्रूट की खेती में भी उर्वरक का प्रयोग किया जा सकता है? और खासकर एक दर्शक हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल भेजा है कि नैनो DAP और क्या नैनो यूरिया का इस्तेमाल ड्रैगन फ्रूट की खेती में किया जा सकता है? फसल लगाने के बाद कितने दिनों के बाद सिंचाई व्यवस्था करनी चाहिए? क्या इसमें काट छाट भी करनी पड़ती है? क्या देखभाल की आवश्यकता होती है ताकि आपको अच्छा उत्पादन मिले? जी बिल्कुल, इसमें भी उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। फर्टिलाइज़र हम इसमें भी प्रोवाइड कराते हैं। नैनो यूरिया भी हम इसमें दे सकते हैं और यूरिया का भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर फर्टिलाइज़र की ही बात करें तो स्टार्टिंग से ही जब आप अपनी फसल लगाते हैं, अपने पौधे को लगाते हैं, तो उसमें 10 से 15 किलोग्राम आप FYM गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं और 100 ग्राम जो है वो आप सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है आपका प्रति पौधे की दर से आप पौधों को उपलब्ध कराते हैं। जब पौधा आपका 1 वर्ष का होता है या इनिशियल स्टेज में होता है, उसमें आप 300 ग्राम इसमें यूरिया देते हैं हम, और 200 ग्राम आपका आप फॉस्फोरस और 200 ग्राम ही आप अपना पोटास इसमें प्रोवाइड कराते हैं स्टार्टिंग में, जब आपका पौधा जो है वो इनिशियल स्टेज में होगा। इसके साथ ही जब आपका पौधा मैच्योर होने लगता है तो इसमें आप जो आपके फर्टिलाइज़र का डोज है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि आपका पौधा भी इनिशियल स्टेज से आगे आ गया है, मैच्योर हो गया है। तो इसमें हम 540 ग्राम जो है हम यूरिया प्रोवाइड कराते हैं, 720 ग्राम हम फॉस्फोरस और 300 ग्राम हम पोटास अपने पौधों को देते हैं। ये जो डोज है ये प्रति पौधे के हिसाब से हम अपने पौधों को प्रोवाइड कराते हैं। मोहिनी जी, आपने कहा कि पौधा मैच्योर हो गया, इसकी पहचान कैसे करें कि जो हमारे पौधे की अवस्था है कि वो मैच्योर हो चुकी है? जब आपका पौधा 3 से 4 साल का होगा, इनिशियल स्टेज आपकी 1 से 2 साल की होगी, 2 से 3 साल की जब आपका पौधा होगा, जब इसकी आपकी औसतन उपज जो है आपको मिलने लगेगी, तो वो आपकी होगी मैच्योर स्टेज। इस टाइम पे आप इसको फर्टिलाइज़र का डोज जो है वो आप इंक्रीज़ कर देंगे जी। इसके साथ ही आप इसमें वर्मी कंपोस्ट और FYM का भी प्रति पौधे के हिसाब से 10 से 15 किलोग्राम के हिसाब से आप इसका उपयोग करेंगे जी। तो आप अपने ड्रैगन फ्रूट की खेती में भी नैनो यूरिया या नैनो DAP का इस्तेमाल किस प्रकार से कर सकते हैं, डॉक्टर मोहिनी जी ने आपको विस्तार से इसके बारे में बताया है। आप इस तरीके से अपना कर अपनी ड्रैगन फ्रूट की खेती में आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ, किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक का है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये भी इसने काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ, तो पर्यावरण तो खराब करेगा, ये हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का ताना जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो जाए। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है।
इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और ड्रैगन फ्रूट की खेती, ये दो महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी, ये तीनों चीज़ें आपके स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही हैं। इन दोनों विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो आप इन सवाल से, आपके पास कोई भी सवाल हैं तो इन सवालों को हम तक पहुँचा सकते हैं इन तीनों माध्यमों का इस्तेमाल करके। फिलहाल एक दर्शक हैं कांता प्रसाद जी, उनका रुख कर लेते हैं। फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांता प्रसाद जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर मेरा सवाल ये है कि मैंने जैसे बीमा करवाया सर, तो ये बैंक वालों तो ये कह देते हैं बीमा कर दिया, लेकिन हम लोगों को कैसे पता चले कि हमारा बीमा हुआ है कि नहीं हुआ? जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कौन सी फसल का बीमा कराया था आपने कांता प्रसाद जी? सर तिल का करवाया था। किसका? तिल का। जी कांता प्रसाद जी, आपके सवाल को ले लेते हैं। वंदना जी, ये हमारे किसान सिर्फ एक ऐसे नहीं जिनको समस्या आती है, कई बार बैंक कर्मी भी किसान भाइयों को बहुत परेशान करते हैं, कागजों में उलझा देते हैं, तो इसका भी समाधान करना बहुत आवश्यक है। जी कांता प्रसाद जी, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने। बहुत सारे किसान भाई यही सवाल शायद पूछना चाह रहे होंगे। तो बैंक वाले कई बार जैसे अपनी व्यस्तता के चलते नहीं बता पाते हैं कि आपका बीमा हुआ है कि नहीं, तो आपको जो रसीद मिलती होगी जब आपका प्रीमियम कटता है, आपको एक रसीद मिलती है या एप्लीकेंट नंबर आपका होता है, उसमें आपका किसान क्रेडिट कार्ड नंबर। तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे जाएं, ये जो कृषि मंत्रालय की साइट है, जैसे मैंने आपको बताया pmfby.gov.in, यहाँ जाके फार्मर्स कॉर्नर नाम का एक टैब होता है। आप वहाँ क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा अपना कवरेज जी। और दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो एक और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या कृषि मंत्रालय का एक और बहुत ही एक नया स्टेप है जिसका नाम है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। इसमें हम जो किसान भाई होते हैं उनके घर घर पहुंचाकर उनके हाथ में पॉलिसी देते हैं। तो उससे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनको बैंक के द्वारा नहीं पता लग रहा है कि उनका कवरेज हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो सीधा पॉलिसी उनके घर ही जाती है, वहां से उनको पता चल जाता है। वंदना जी, इसमें एक चीज़ और भी है, जिस तरीके से पॉलिसी का नहीं पता लगता, कई बार ऐसा भी होता होगा कि उनके बीमा का पैसा आ चुका है कि नहीं आ चुका है, ये भी उन तक जानकारी नहीं पहुंचती होगी। बिल्कुल, तो ये ऐसी जानकारी लेने के लिए अगेन फिर से यही पोर्टल ही है जो आपको मदद करेगा जी। और अगर आप जानना चाहते हैं अपने दावा की जानकारी या अपनी एनरोलमेंट की कवरेज की जानकारी, तो आप इस कृषि रक्षक पोर्टल पे भी कॉल कर सकते हैं, जिसका नंबर है 14447। ये एक ऐसा नंबर है जो आपको 360 डिग्री जिसको कहते हैं पूरी की पूरी जानकारी देगा, आपके एनरोलमेंट से लेके दावा तक की। अगर आप व्हाट्सएप के जरिए कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो उसका नंबर भी है 7065514447। ये है व्हाट्सएप नंबर जहां से आप अपने बीमा की अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं जी। तो वंदना जी, जो आपने वेबसाइट का बताया कि वेबसाइट पर जाकर वो एक पोर्टल है, उस पर क्लिक कीजिए, तो जो किसान भाई इतने सक्षम नहीं हैं कि वो वेबसाइट पर जाकर एनरोल कर सकें या वेबसाइट पर जाकर अपने सवालों को जवाब जान सकें, वो इन नंबरों का इस्तेमाल कर अपनी समस्या का समाधान क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं इन नंबरों के द्वारा। और अगर बात रही जैसे अगर आपको पता है कि कौन सी कंपनी द्वारा आपका बीमा किया गया है, तो उस कंपनी की वेबसाइट पे भी उनके ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स, उनके जिला कोऑर्डिनेटर्स और उनके विलेज कोऑर्डिनेटर्स के नंबर भी होंगे। जैसे मैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी से आती हूँ, तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी यानी कि हमारी वेबसाइट पे AICofIndia.com पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। आपको जाकर चूज करना है अपना राज्य, फिर आपका जिला, फिर आपका ब्लॉक। उसमें जो भी व्यक्ति एज अ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर साथ में है। अगर वहां से आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो वो आपकी इस विषय में मदद करेंगे जी। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण पहलू उसके बारे में जान लेते हैं। वंदना जी, अब हम बात करें कुछ एक महत्वपूर्ण फसल की, उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, जैसे सरसों की बुआई इस समय हो चुकी है कुछ क्षेत्रों में, कहीं पर अगैती कहीं पर पचैती बुआई भी होती है। ऐसे समय में अगर हम सरसों की फसल की बात करें, सरसों की फसल को खास कर लेकर क्या प्रीमियम देना होगा? अगर भगवान न करे कुछ ऐसी घटना घट जाए जिसकी वजह से किसान की फसल का नुकसान हो जाए, तो ऐसी दृष्टि के अंदर
कितना प्रीमियम भरना पड़ेगा, कितना उसको मुआवजा मिलेगा, प्रीमियम की जो ये पूरी प्रक्रिया होगी कितने साल की होगी, कितनी इसमें EMI जाएंगी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और इसी तरीके से कुछ और फसलों के उदाहरण भी आप दे सकती हैं। जी, जैसे सरसों की फसल आपने कही, रबी की फसल, जैसे हमने पहले भी बात की कि ये बड़ी सेंसिटिव फसलें होती हैं क्योंकि पाला या ठंड बहुत जल्दी मारता है इनको। तो मान लीजिए रबी की फसल का उदाहरण हम सरसों से ही लेते हैं जो कि हमें समझने में भी आसानी होगी। आज मान लीजिए हमने सभी सरसों की फसल लगाई है, चाहे अगेती है चाहे पिछेती है जी। तो हमारा सबसे पहला कवर जो होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक दर्शक है हमारे साथ, उनका मैं सवाल ले लेता हूं, फिर आपके पास लौटूंगा। राजपाल हैं पानीपत हरियाणा से। राजपाल जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, मेरे उसमें जो मैंने अपनी लिमिट बनवा रखी थी, जो KCC था मेरा जी। हेलो। हाँ जी, सुन रहे आ रहे हैं आपको। हाँ जी, हाँ, मैंने KCC करवा रखा था, उसमें मेरा बीमा कटता था जी। मेरे को ये नहीं पता जी कितने पैसे मेरे काटते हैं, ना मेरे को वो पॉलिसी दे रहे। अक्षमा कोई कंपनी है बेंगलोर की तरफ की जी। और कोई जी, जी राजपाल जी, आपकी समस्या का समाधान करते हैं। वंदना जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पहले इनके सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर आप उस सवाल का भी जवाब। राजपाल जी, जो आपने ये बताया है, क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये सरकार की स्कीम है, राज्य सरकार की, सॉरी ये केंद्र सरकार की स्कीम है, कृषि मंत्रालय की। तो जैसे मैंने आपको कृषि रक्षक पोर्टल के बारे में बताया, 14447 यहाँ पे आप कॉल करें। जितने भी कंपनियों के द्वारा बीमा किया जाता है पूरे इंडिया में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, वो सारी की सारी जो है जानकारी आपको इसी रक्षक पोर्टल से मिलेगी। कोई भी आपका कंप्लेंट है, कोई भी ग्रीवांस है, या कोई भी जानकारी दावे को लेकर, एनरोलमेंट को लेकर, कवरेज को लेकर, प्रीमियम को लेकर, ये सारी की सारी जानकारी आपको कृषि रक्षक पोर्टल से मिल जाएगी, जिसका नंबर मैं दोबारा रिपीट करूंगी, 14447 जी। तो राजपाल जी, आप इस नंबर का इस्तेमाल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, और जो सवालों के जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आप यहां से भी संपर्क करके अपने सवालों का समाधान कर सकते हैं। लौटते हैं अपने विषय पर। वंदना जी, जिस तरीके से मैंने आपसे पूछा था कि सरसों की फसल के बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दें, मैं इसके बारे में आपसे जानने की पूरी समय आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी दर्शकों से निवेदन है, आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, कमलदेव, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश से। कमलदेव जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए।
सर ये हिमाचल में क्या पॉलिसी लागू है कि नहीं है? जी, अपना सवाल दोहराएंगे जरा। ड्रैगन फ्रूट के बारे में है। ड्रैगन फ्रूट की खेती आपको हिमाचल में करनी है? हाँ, हिमाचल में ही हूँ, तो हिमाचल में ही करनी है। जी, कमलदेव जी का सवाल है मोहिनी जी कि ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हैं, हिमाचल में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्या संभावनाएं हैं? जी, हिमाचल में जैसे कि टेम्परेचर जो है बहुत कम होता है, इसके लिए टेम्परेचर जो है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस ही रिक्वायर्ड होता है। वहाँ का टेम्परेचर जो है इससे लो टेम्परेचर जाता है। अगर आप इसकी खेती कर भी रहे हैं तो आपको कंट्रोल इन्वायरमेंटल कंडीशन में इसकी खेती आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ ओपन फील्ड कंडीशन में इसकी खेती करने के लिए आपको फ्लावरिंग में जो है प्रॉपर फ्लावरिंग और प्रॉपर फ्रूटिंग जो है आपको नहीं मिल पाएगी। अगर आपको इसकी खेती हिमाचल में करनी है तो आप कंट्रोल इन्वायरमेंटल कंडीशन लाइक पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, इसमें आप इसकी खेती कर सकते हैं। जी, तो कमलदेव जी, अगर आप ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हैं हिमाचल में तो पॉली हाउस या ग्रीन हाउस का रास्ता अपनाकर इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल रुक करते हैं वापस वंदना जी का। वंदना जी, अब लौटते हैं अपने सरसों की फसल के बारे में, और जो सवाल मैंने आपसे पूछा था तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। देखिए, सरसों की फसल तो हम एक उदाहरण के तौर पे ले रहे हैं। इस स्कीम में खरीफ चाहे रबी, अगेती पिछेती दोनों सीजन्स में रहती है। तो ये जो कवर है ना, ये तभी से शुरू हो जाते हैं जब हम बुआई करते हैं, राइट फ्रॉम द जर्मिनेशन स्टेज और सोइंग स्टेज। जी, अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये कहता है कि सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक, जब तक की फसल कट नहीं जाती तब तक बहुत डिफरेंट तरीके के कवर्स और क्लेम्स के प्रावधान रहते हैं। यानी कि दावा भुगतान बहुत तरीके से किया जाता है। उसमें दावा का जो कंप्यूटेशन है, कैलकुलेशन है, गणना है, वो अलग तरीके से की जाती है। सबसे पहला तरीका है प्रिवेंटेड सोइंग, कि यानी कि मौसमी विपत्तियां ऐसी आ गई हैं कि हम बुआई ही नहीं कर पाए, चाहे सरसों है चाहे कोई और फसल है। इसको हम कहते हैं प्रिवेंटेड सोइंग। जी, जिस दिन अधिसूचना लागू होगी या जिस दिन आखिरी तारीख होगी बीमा लेने की, उस दिन से लेकर 30 दिन के भीतर अगर हमारे आंकड़े हमें ये बताते हैं कि किसी क्षेत्र में जो क्षेत्रफल है, मान लीजिए 100 एकड़ किसी फसल की खेती होती है एज पर द नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स, और हम देखते हैं कि इस बार बारिश ही नहीं पड़ी है या बहुत ज़्यादा बारिश पड़ गई है, किसी भी तरीके से कोई भी मौसमी ऐसी विपत्ति आ गई है जिससे हमारे आंकड़े हमें बताते हैं कि 75% क्षेत्र जो है अफेक्टेड है। जहां 100 एकड़ ज़मीन पे उस फसल की खेती हो सकती थी, पर इस प्राकृतिक या मौसमी आपदा की वजह से अब 75% एरिया जो है वो बुआई के लिए सक्षम नहीं है। जी, तो ये एक लोकलाइज्ड क्लेम में माना जाएगा। इसको हम बोलते हैं प्रिवेंटेड सोइंग फेलियर, प्रिवेंटेड सोइंग या सोइंग फेलियर। तो उस कंडीशन में 25% दावा भुगतान, 25% किसका? बीमित राशि का भुगतान कर दिया जाएगा ऑन द स्पॉट, और वहीं पे कवर खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर बीमित राशि मान लीजिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ है, तो 25% यानी कि 2,500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दावा दे दिया जाएगा। अगर हमें हमारे आंकड़े ये बताते हैं कि मोर देन 75% ऑफ एरिया जो है अब सक्षम नहीं रहा है बुआई के लिए। ये होगी पहली स्टेज। जी, अब मान लीजिए फसल इस स्टेज से भरी पूरी सफल हो जाती है, इट एंटर्स इनटू द सेकंड स्टेज। जी, सेकंड स्टेज के बारे में आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शक हैं उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र जी हैं विदिशा मध्य प्रदेश से। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, जितेंद्र जी सवाल पूछिए अपना। सर, मैं मैडम से ये जानना चाहता हूँ कि खेत को एकाई क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि जब भी बीमा होता है तो बीमा तो सबका अलग अलग होता है, लेकिन क्या है जब पूरे गांव की फसल मतलब मर जाती है तो उसका वो होता है सर्वे, और खेत को इकाई ना मान के पूरे गांव को या तहसील को इकाई माना जाता है। जी, ये आपकी भी समस्या गंभीर है। वंदना जी क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाएं अब हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है, जो एरियाज़ हैं, जो फसलें हैं, वो हर विलेज और कुछ कुछ एरिया के हिसाब से बदलती रहती हैं। तो देखिए, हर खेत तक पहुंचना अभी मुमकिन नहीं है, पर मुझे यकीन है आने वाले समय में, क्योंकि जब ये स्कीम्स या ये योजनाएं जब से शुरू हुई हैं ना, तब तो जो इकाई थी वो जिला भी माना जाता था। तो धीरे धीरे करते इस इकाई को और छोटा कर दिया गया है। जिले से ब्लॉक पे आए, ब्लॉक पे से तालुका पे आए, तालुका से एक क्लस्टर पे आए, जहाँ पे 5 से 10 ग्राम पंचायत कवर थी। अब ये
कम होकर ग्राम पंचायत तक आ गए हैं। और ये स्कीम कहती है हर गांव में 4 जगह पर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, ताकि औसत जो है ना उस गांव का बहुत ज़्यादा फर्क ना लाए, ताकि किसानों को एक एवरेज रेट से भरपाई हो जाए अगर वहाँ पे नुकसान हुआ है तो। हाँ, अब खेतों को इकाई कब बनाया जाएगा इसका जवाब देना थोड़ा सा कठिन है इस वक्त, बट हाँ मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से जिले से लेकर ग्राम पंचायत तक हमने इकाई का लेवल कम किया है, उसी तरीके से सरकार पूरी कोशिश करेगी कि और नीचे तक पेनिट्रेट हुआ जाए। जी वंदना जी, जवाब देना कठिन है, लेकिन हम उम्मीद ये कर सकते हैं, कोशिश ये कर सकते हैं, जो आपने बताया कि 2023 के अंदर प्रावधान आने जा रहे हैं, वहाँ तक ऐसे सुझाव और विचारों को पहुँचाया जाए, किसानों की जो समस्याएं वहाँ तक पहुँचाया जाए और इन प्रावधानों को सुझाव के रूप में सरकार शामिल भी करे और जो हमारे किसान भाइयों की मांग होती है, जो समस्याएं होती हैं, उनका समाधान भी करे। यही उम्मीद हम करेंगे और आपके जरिए भी यही पहुँचाने की कोशिश हम करेंगे। वंदना चावला जी, आप कीमती समय निकालकर स्टूडियो में पहुँची और आज जो हमारा विषय रहा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इससे जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाई, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर मोहिनी परमार जी, आप भी कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में जुड़ी और आपने भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ड्रैगन फ्रूट की खेती से जुड़ी हुई आपने हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। अब इस कार्यक्रम के अगले विषय में हम कौन कौन से विषय लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, जिससे जुड़े आपके सवाल हम तक पहुंच सकते हैं, आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, तो आइए अगले विषय पर नज़र डाल लेते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में अलग अलग अंश में अलग अलग विषय लेकर हम आते हैं। अगले अंश में बात होगी किसान उत्पादक संगठन की, कैसे इस संगठन से जुड़कर आप लाभ ले सकते हैं, और दूसरा विषय रहेगा रबी के फसलों में किस तरीके से आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं और कितना महत्वपूर्ण है खरपतवार नियंत्रण करना, किस तरीके से खरपतवार आपकी फसल को बर्बाद कर सकता है, इससे सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। तो ये दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन दोनों विषय से जुड़े आपके जो भी सवाल हैं वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, या कोई भी सुझाव आप हम तक देना चाहते हैं तो वो भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ आप डीडी किसान के कॉल सेंटर पर फ़ोन करके भी अपने सवाल, अपने सुझाव दर्ज करा सकते हैं। नंबर नोट कर सकते हैं 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में ये फ़ोन नंबर खुला रहता है और आपके सुझाव और आपके सवाल से हमें इस कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद मिलती है। तो आपके सुझाव और सवालों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसके अलावा इस कार्यक्रम में कोई भी जानकारी आपसे छूट गई हो या कोई नंबर आप दोबारा जानना चाहते हैं, कोई हेल्पलाइन नंबर या व्हाट्सअप नंबर आप दोबारा जानना चाहते हैं, तो आप डीडी किसान के इस स्कैनर को स्कैन करके आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंचकर हेलो किसान के इस कार्यक्रम को दोबारा से भी कहीं पर भी कितने लोगों के साथ बैठकर देख भी सकते हैं और भी कई लोगों तक ये जानकारी आप पहुंचा सकते हैं। तो इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए विषय, नए मेहमानों के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक आप बने रहें डीडी किसान के साथ। हमें और हमारी टीम को इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
फूल मंडी है, उसमें भी उनके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं और वो बेच रहे हैं और उससे बहुत ही अच्छी आय महीने की वो लोग कमा रहे हैं। गांव में जो जी बहुत अच्छा काम हो रहा है। मोदी जी की सारी योजनाएं और योगी जी की सारी योजनाओं का लाभ मेरे गांव वासियों को पूरा अच्छे से मिल रहा है। यहाँ जो है जी, एक तो हमें पानी की बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है, पानी की टंकी लगी, तो हमारे यहाँ टंकी भी बन चुकी है और हर गांव में हर घर में यहाँ पे पानी की सुविधाएं उपलब्ध है। मोदी योगी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनकी योजना से मेरा मकान बन के तैयार हो गया है। देखिए मेरठ से कार्यक्रम किसान यात्रा 19 नवंबर मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।